ऑसम वेलकम टू ऑसम क्लास। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोगों में एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम? हम लोग फुल कॉन्सेप्ट, फुल थ्योरी, फुल डेरिवेशन जानने का बावजूद भी अचानक कोई एमसीक्यू हमारे सामने आ जाए तो सॉल्व नहीं होता हमसे। अगर सॉल्व हो भी गया तो ऐसा सॉल्व नहीं होता कि जो 10 सेकंड में हो जाए, 15 सेकंड में हो जाए, 20 सेकंड में हो जाए। सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे, ये हमको पता है, क्योंकि आप लोग नीट, जेई, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो बात जाहिर से है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इस टाइप का सवाल जो दिख रहा है आपका स्क्रीन के ऊपर, इस टाइप का सवाल हम लोग विथ इन 15 सेकेंड, विथ इन 10 सेकेंड, विथ इन 5 सेकेंड हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही मैं आपको सिखाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, टोटल 370 न्यूमेरिकल में दिखाने वाला हूं इस चैप्टर से। जैसे कि मैं वादा किया था वेक्टर में सिखाया, 105 एमसीक्यू दिखाया। जैसे कि मैं वादा किया था सेट थ्योरी 86, 77 कहा था, 86 न्यूमेरिकल दिखाया। मैं ए वाला चैप्टर यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि रेक्टिलाइन मोशन, यानी कि लिनियर मोशन, इस चैप्टर से मैं टोटल कुल मिला के 370 न्यूमेरिकल करने वाला हूं। वो भी सेम टाइप का नहीं, डिफरेंट टाइप का, जो लास्ट 30 ईयर्स तक आ चुके हैं, जो आने वाले 10 साल तक आ सकते हैं, वही टाइप का। ठीक है, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे फुल कॉन्सेप्ट फ्रॉम डेप्थ टू हाई लेवल, फ्रॉम 0 to 0 लेवल। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 1। बेसिकली हम लोग इसमें जो बात करेंगे, इंट्रोडक्शन बात करेंगे, थोड़ा बहुत मैकेनिक्स का जो इंट्रोडक्शन है। फिर हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल कॉन्सेप्ट जो कि मैथमेटिक्स में होते हैं, 2-3 मिनट डिस्कशन करेंगे डायमेंशन कॉन्सेप्ट। फिर हम लोग देखेंगे आज पॉइंट मास कॉन्सेप्ट। ठीक है, बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग अच्छे से पेन, कॉपी, नोट से नोट करना शुरू कर दो। कुछ स्टूडेंट हैं जो नोट करना नहीं चाहते हैं, वो लोग मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में ऐड हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है? तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ एसटी, आप देख रहे हो मैथमेटिशियन रॉकी। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? अगर मैं बोलूंगा भाई सीधा सीधा बात, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक ब्रांच है, मैकेनिक्स एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है? मैकेनिक्स एक ब्रांच है, फिजिक्स का ब्रांच है। फिजिक्स का बहुत सारा ब्रांच होते हैं, क्वांटम फिजिक्स, व्हिच इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, जो कि मैकेनिक्स के अंदर में ही है, वेव ऑप्टिक्स, लाइव ऑप्टिक्स, बहुत ब्रांच है, शाखा है। तो वैसे मैकेनिक्स भी एक ब्रांच होती है। किसका? फिजिक्स का एक ब्रांच होती है, एक फिजिक्स का ब्रांच होती है, जो ब्रांच which is deal with the study, जो डील करते हैं स्टडी को लेके, जो डिस्कशन करते हैं स्टडी को लेके, जो विस्तारित एक्सप्लेन करते हैं स्टडी को लेके, जो डिफाइन करते हैं स्टडी को लेके। भाई कौन सा स्टडी? जो स्टडी होते हैं अबाउट मोशन, मोशन का स्टडी लेके जो डिस्कशन करते हैं, यानी कि फिजिक्स का वो शाखा जिस शाखा में मोशन को लेके डिस्कशन करते हैं। भाई किसका मोशन? किसका मोशन? तुम्हारा या मेरा? वो मोशन पार्टिकल्स हो सकता है, पार्टिकल्स हो सकते हैं, रिजिड बॉडी हो सकते हैं, रिजिड बॉडी हो सकते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी हो सकते हैं, डिफॉर्म्ड हो गया, ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी हो सकते हैं। समझाऊंगा सब क्या है। रिजिड बॉडी आपको मिलेगा रोटेशनल में, डिफॉर्मेबल बॉडी आपको मिलेगा ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला चैप्टर में। ठीक है, तो कुल मिला के बाद ये हुआ भाई मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक ब्रांच है, एक शाखा है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, बॉडी या पार्टिकल्स या कोई ऑब्जेक्ट। तो हम लोग लिखे क्या भाई इसका डेफिनेशन? वैसे आईआईटी जेईई वाला के लिए तो डेफिनेशन आएगा नहीं डायरेक्टली, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऐसा भी सवाल आते हुए दिखा गया है व्हिच डेफिनेशन इज करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बोलेगा सही ऑप्शन क्लिक करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होते हैं, लेकिन होते हैं बड़ा मजेदार। ऐसे एग्जांपल देते हैं ना 4 कि आप कंफ्यूज होते जाओगे क्या कहाँ से साथ लेना है और कहाँ से आंसर मारना है। ठीक है, तो लिख लो, उससे बेहतर है, और न्यूमेरिकल के टाइम में ऐसा कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। तो लिखो
Mechanics is the branch. Mechanics is the branch of physics. Physics which deals with the study. Which deals with the study of motion of a particles comma rigid body comma deformable body comma etc is called mechanics. ठीक है, तो कुछ लगभग आपको ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जेई क्रैक कर गए, आईआईटी क्रैक कर गए, आपको मैकेनिक्स के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता दिया। तो हालांकि ये बात मोशन लेके डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि मोशन है मतलब इसके करस्पॉन्डिंग और एक टर्म होते हैं क्या, रेस्ट, और एक टर्म होते हैं रेस्ट। मोशन है मतलब रेस्ट में भी है ना, ठीक है। लाइट है मतलब अंधेरा है, सच है मतलब झूठ है, प्यार है मतलब दुश्मनी है, तो है तो भाई है, ठीक है। बॉयफ्रेंड है मतलब गर्लफ्रेंड भी है, जो भी है। अगर मोशन का बात जहां पर आएगा वहां पर रेस्ट का भी बात आएगा, ठीक है। तो इसी कुल मिला के जो हम लोग चर्चा करते हैं, जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं मैकेनिक्स। बात किया है इतना दूर, तो अगर नोट करना है ये सब चीज तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोर्ड को क्लियर कर दे रहा। अब हम लोग बात करेंगे, काम नहीं कर रहा डस्टर, मैं इससे कर देता हूं। अभी आप लोग बोला कि सर के पास एक डस्टर नहीं है, क्या गरीब सर है। चलो अब हम लोग रेस्ट और मोशन लेके कुछ बात कर लेते हैं। रेस्ट और मोशन लेके कुछ बात कर लेते हैं। मान लो एक सरफेस है, ये एक अर्थ का सरफेस है या तुम्हारा घर का फ्लोर है, इसमें कोई बॉडी रखा हुआ है, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। ABCD एक बॉडी रखा हुआ है। अभी फोर्स का बात नहीं करूं तो अच्छा है, क्योंकि मैं मान के चलूं फिजिक्स में आपको कुछ नहीं आते हैं, आप पहले बार फिजिक्स सीख रहे हैं, तो पहला चैप्टर में वेक्टर से स्टार्ट किया, मैं वेक्टर समझा दिया हूं, जो लोग नहीं देखे हो तो देख लो। ये दूसरा चैप्टर है। अभी तक फोर्स के बारे में कोई जानकारी आपके पास है ही नहीं है। फोर्स बोल के दुनिया में कुछ चीज है, आप भूल जाओ, ठीक है। फिलहाल एक सरफेस में आपके पास एक बॉडी रखा है। अगर कुछ देर बाद एक बॉडी रख के आपका घर के फ्लोर में एक बॉडी रख दिया, आप बाहर घूमने चल गए, ठीक है। 3 दिन बाद आप घर में आए, 3 डेज, टाइम पासेस, वो टाइम पास वाला टाइम पास नहीं है, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम पास होते हैं ना, रोज से उससे, ठीक है। 3 घंटे टाइम पास हो गया, मतलब 3 घंटा हो गया। अब घर में आके क्या देखोगे भाई, वो बॉडी क्या एक जगह से दूसरे जगह अपने आप चला जाएगा? नहीं जाएगा, जहां पर ही है वहां पर ही रहेगा। इसको कहते हैं रेस्ट। बोलो, बात समझे हो? लेकिन अब दूसरा बात सुन लो। फिर आप इस बॉडी को सेम जगह पर ही रखा, आप बाजार गए हैं, लेकिन आपका दोस्त मान लो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, वो चल गया आसमान पे रॉकेट करके। आसमान के मतलब ऊपर नहीं चला गया, ठीक है, आसमान चला गया, ठीक है, रॉकेट में रिसर्च करने चला गया। उसके नजर में क्या हो रहा भाई? उसके नजर में दुनिया घूम रहा, ये भी तो दुनिया का ऊपर ही है, तो ये भी उसका घूम रहा, ये भी उसका जगह चेंज कर लिया, उसका पोजीशन चेंज कर लिया, तो उसका नजर में क्या होगा भाई? उसका नजर में है मोशन में। बोलो, ये बात आप समझे हो कि नहीं समझे हो? अगर समझे हो तो कमेंट में C लिख दो, C फॉर क्लियर, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं। आप एक ट्रेन में जा रहे हो, ये आप हो,
और एक ट्रेन आपके साथ जा रहा है, ये भी आपका दोस्त इस ट्रेन में है। दोनों ट्रेन सेम स्पीड से जा रहा, सेम वेलोसिटी से जा रहा। हालांकि स्पीड और वेलोसिटी बाद में आएगा, अभी नहीं बात कर रहा। तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा रेस्ट में है, इसका कोई मोशन नहीं है, हालांकि दोनों जन ही जा रहा। तो तुम्हारे नजर से, तुम्हारे दृष्टि से, जो फिजिक्स के भाषा में कहते हैं रेफरेंस, रेफरेंस फिजिक्स के भाषा में कहते हैं रेफरेंस, याद रखना। तुम्हारा दृष्टि से, तुम्हारा नजर से तुमको लगेगा ये क्या है? रेस्ट में है। तुम्हें लगेगा भाई ये रेस्ट में है। लेकिन इधर कोई आदमी खड़ा है, इधर कोई आदमी खड़ा है, इसको तो लगेगा भाई ये मोशन में है। इधर था, ट्रेन है, चल जा रहा, इसके नजर में है मोशन में। यानी कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव वर्ड है। मतलब कोई भी चीज परफेक्टली मोशन में है या कोई भी चीज परफेक्टली रेस्ट में है, ये हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते। हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक रेफरेंस चाहिए, तब हम बोल सकते हैं। इस रेफरेंस से देखोगे तो रेस्ट में है, इस रेफरेंस से देखोगे तो इमोशन में है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, ये जो रेस्ट और मोशन है एक दूसरे से रिलेटिव है। कहते हैं ना रिलेटिव मोशन, वही है। तो हम लोग लिखेंगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, रिलेटिव टू ईच अदर, या रिलेटिव टर्म्स ऐसे लिख दो। इतना तो हमें नहीं चाहिए, लिखना तो नहीं होगा। टू ईच अदर कॉमा, इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस के ऊपर निर्भर करते हैं कि आप किस रेफरेंस से देख रहे हो। तो क्या लिखोगे? इट इज डिपेंड या इट्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट कर लिया? नोट कर लो। टेक रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। विदाउट रेफरेंस आप बोल नहीं सकते कोई भी चीज रेस्ट है और कोई भी चीज मोशन में है। आपको लग रहा बहुत इजी है, लेकिन यही चीज मैं न्यूमेरिकल में लगाऊंगा और कोई भी न्यूमेरिकल कितना आसान बना दूंगा। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और यहाँ पर ही हम लोग रूपा कॉन्सेप्ट देखेंगे। रूपा कॉन्सेप्ट का बहुत इस्तेमाल होने वाला है इस चैप्टर में, विदाउट कॉन्सेप्ट, विदाउट फॉर्मूला। ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा सर रेस्ट का बताओ, सर रेस्ट क्या है बताओ। अब क्या है, तुम इस बॉडी को किसी फ्लोर में रख के चल गए। कहाँ चल गए भाई? एक बॉडी है, एक वाला जो कॉपी है, एक कॉपी इधर रख दिया, फिर मैं चल गया, 1 सेकंड बाद आ रहा, एक कॉपी इधर ही है। मतलब ये जो टाइम पास हुआ, वो प्यार वाला टाइम पास नहीं है, जो फिजिक्स वाला टाइम पास हुआ, इन टाइम पास का अंतर में, इन टाइम पास का डिफरेंट में, इस टाइम पास का इंटरवल तक क्या इसका पोजीशन चेंज हुआ? तो आप बोलोगे चेंज नहीं हुआ, इसको कहते हैं रेस्ट। तो हम लोग लिखेंगे क्या? चलो लिख लेते हैं। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इफ ए बॉडी does not change its position, does not change its position, does not change its position at time passes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, at time passes, and time passes with respect to the frame of reference, comma, with respect to frame of reference, यानी कि अगर कोई बॉडी, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज नहीं करता, क्या चेंज नहीं करता? इट्स पोजीशन, इसका पोजीशन एट टाइम पासेस, जितना टाइम होते जाएगा फिर भी ये चेंज नहीं होगा। एक दृष्टि से, किसी एक पर्टिकुलर दृष्टि से, रेफरेंस से, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज सेड टू बी, कॉमा, इट्स सेड टू बी
said to be rest, it said to be rest of a body लिख सकते हो, ठीक है, ऑफ ए बॉडी, इतना भी पर्टिकुलर हमें लिखना नहीं है, ऑफ ए बॉडी। बोलो इतना दूर बात समझी हो, क्या रेस्ट क्या है क्या नहीं है। सेम एग्जांपल अब तुम्हारे लिए तो रेस्ट में है, मैं एक सेकंड बाद आया भाई, मैं इधर ही था, इधर ही है वाला कॉपी, येलो वाला कॉपी दिख रहा है ना, येलो येलो डर्टी फेलो। लेकिन अब आसमान में जो घूम रहा, मान लो कि आप मंगल ग्रह से देख रहे हो, या मान लो ये ऐसे ही है, ठीक है, ये ऐसे ही है, मैं इस टेबल को टान के लाता हूँ, टेबल को टान के ला दिया, टेबल का रेस्पेक्ट में तो इसका मोशन हो चुका है, फिर भी मेरा रेस्पेक्ट में इसका मोशन नहीं हुआ, क्योंकि टेबल का जिस पोजीशन में है अभी उस पोजीशन में ही है, टेबल के लिए रेस्ट में है। सुन लो बात, टेबल के लिए रेस्ट में है। अगर टेबल में कोई चींटी है, कोई इंसेक्ट है, कोई पेस्ट है, उसको लगता है ये इधर है, ये इधर ही है, रेस्ट है। लेकिन हमारे नजर से क्या, ये चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। लेकिन टेबल में अगर तुम बैठे हो, तुमको तो लगेगा भाई इधर था, इधर ही है, कहाँ चेंज हुआ। बहुत बात समझे हो ना। अब मैं खड़ा हूँ, आपको क्या लग रहा है, मैं रेस्ट में हूँ। अब मंगल ग्रह में कोई है, उसको तो लगेगा दुनिया के साथ मैं भी घूम रहा, सच में घूम रहा, दुनिया घूम रहा, मतलब हम भी घूम रहे हैं, रेस्ट में नहीं है। यानी कि मोशन का अगर हम लोग लिखेंगे, मोशन का अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, इट डज नॉट को हटा देना है। इफ ए बॉडी चेंज इज पोजिशन एट टाइम प्रोसेस, मैं लिख दे रहा, आप लोग लिखो, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। इफ ए बॉडी does change its position as time passes with respect to frame of reference is said to be motion in a body, बोलो बात समझो कि नहीं समझो। एट द टाइम पास के ऊपर दे दो अंडरलाइन, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर भी दे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बोलो इतना दूर बात समझी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है रेस्ट और मोशन के बारे में, तो मैं आगे जा सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं बोर्ड को मिटा रहा, नोट कर लेना आप लोग जो लोग नहीं कर रहे हो, कुछ नॉटी बच्चे हैं जो नोट नहीं करते। चलो नेक्स्ट बात हम जा रहे हैं, इसमें से भी सवाल दूंगा, बहुत सवाल दूंगा, चिंता मत करो। 370 370 न्यूमेरिकल मामूली बात नहीं है। हमें नहीं लगता आज तक किसी भी चैनल में इतना न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा। सॉल्व बहुत न्यूमेरिकल है, बढ़िया है, लेकिन इतना नहीं है। और मैं हर तरह का सवाल कवर कर दूंगा, हर तरह का, जो पॉसिबल होते हैं आने का संभावना, प्रोबेबिलिटी होते हैं ना मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी तक। चलो आप हेडिंग लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, जिसको मैं नाम दिया डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिकली डायमेंशन जो होते हैं मैथमेटिक्स के अंतर्गत होते हैं हायर स्टडी में, थोड़ा बहुत बोल दे रहा क्योंकि वेक्टर में पढ़ लिया, क्लास 12 में 3D जियोमेट्री पढ़ोगे, इधर तो मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन है ही, यानी कि 1D 2D आ ही जाएगा। क्लास 12 मैथमेटिक्स में 3D जियोमेट्री पढ़ोगे, यानी कि 3D सीखना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर में स्पेस फॉर्म है, प्लेन है, तो बहुत सारा हम लोग सीख भी चुके हैं वेक्टर में। एनीवेज जो मेन बात बोल रहा, मान लो आपके पास एक ही एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो और एक एक्सिस में ड्राइंग कर लेना, ए वाई एक्सिस, और एक एक्सिस कैसे आएगा, इधर से ऐसा आएगा। अब ऐसे तो हम हवा में तो ड्राइंग कर नहीं सकते, हम इसको कर दे रहा ऐसा। चलो भाई बहुत ही बेहतरीन से ड्राइंग नहीं हुआ,
बहुत ही बेकार हूँ बचपन में ड्राइंग से। बोलो ठीक है। अच्छा, इसमें एक हम लोग बात करते हैं, टेबल ड्राइंग कर लेते हैं। एक टेबल ड्राइंग कर लेते हैं। नहीं हुआ टेबल, टेबल टूट गया। अच्छा टेबल बनाओ भाई, एक बढ़िया सा करके टेबल बनाते हैं। एक टेबल बना लिया, ए बी सी टी, एक टेबल बना लिया। ठीक है, चलो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर टेबल का पैर किधर है? सर टेबल का पैर भी लगा देता हूँ, टेबल का पैर नहीं है सर। चलो टेबल का पैर भी हो गया। बोलो टेबल दिखाई दे रहा। अब इधर एक बॉल है या एक पार्टिकल्स है, पॉइंट मास पार्टिकल्स। जो पॉइंट मास थोड़ा देर बाद बताऊंगा, इस टॉपिक के बाद हम लोग बात करेंगे पॉइंट मास के बारे में। मान लो इसका मोशन ऐसे हुआ, यानी कि पूरा अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस हुआ, या इसका मोशन, टेबल तो ऐसा है ना, मतलब ये टेबल है दिखाई दे रहा, ऐसे जा रहा एक्स एक्सिस, या क्या होगा ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, यानी कि ये वाला अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस जाएगा, यानी कि ये वाला ऐसे भी मोशन हो सकते हैं, ऐसे भी मोशन हो सकते हैं। मान लो बॉल इधर है, ऐसे भी मोशन हो सकते हैं। बॉल इधर है, मान लो ऐसे भी मोशन हो सकते हैं, यानी कि ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा, एक कंडीशन हुआ, या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, एक कंडीशन हुआ, या एक ही लाइन, एक बॉडी है अपने आप ऊपर में चला गया या ऊपर से आके गिरा। यानी कि जो भी तुम स्ट्रेट लाइन खींचोगे, या तो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस होगा, या तो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस होगा, कोई एक्स वन एक्सिस के अंदर भी होगा, दो नहीं, या जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक साथ नहीं हो सकता, तीनों में से दो एक्सिस एक साथ नहीं हो सकता, किसी एक एक्सिस से ही रेफरेंस करके जा सकता है। हाँ स्पेस में भी हो सकता, प्लेन नहीं स्पेस में भी हो सकता। मान लो देखो इस रूम को सोचो, ये वाला क्या है, मान लो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला क्या है, ये वाला मान लो वाई एक्सिस है, और ये वाला इधर से जो उधर तुम्हारा कैमरे का बैकग्राउंड से फ्रंट साइड, ये वाला जेड एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस है। ये हवा में है यानी कि स्पेस में, ये ऐसे जा रहा, यानी कि देखिए एक्स एक्सिस से जा रहा, ये भी तो, ये अगर एक्स एक्सिस हुआ तो ये भी तो एक्स एक्सिस ही हुआ ना, या ऐसे जा रहा, ये क्या था जेड, यानी कि ये भी जेड, या ऐसे जा रहा, यानी कि वाई एक्सिस में। ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे टेढ़ा नहीं जा सकता, तब 2D हो जाएगा। बात समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, 2D हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर स्ट्रेट लाइन है, इफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम्हारे सामने आए, इसको कहते हैं 1D मोशन। कई जगह बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब ही 1D मोशन, ऐसा नहीं है। सुन लो, अभी लिखाएंगे भी वही, बुक में भी बहुत सारा लिखा है, अब लिखाएंगे भी वही, स्ट्रेट लाइन मोशन ही 1D लिखे ही है, लेकिन हर टाइम में स्ट्रेट लाइन मोशन 1 डायमेंशनल मोशन नहीं होता। कैसे नहीं होता, इस बात को मैं आपके पास रख दूंगा विजुअलाइजेशन देके, फीलिंग्स देके। आज से सुन लो, स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब 1 डायमेंशनल मोशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन तो स्ट्रेट लाइन होगा, 1 डायमेंशनल मोशन यानी कि 1D मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये बात गारंटी है। लेकिन स्ट्रेट लाइन ही मतलब जो 1 डायमेंशन हमेशा होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस कारण इधर लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन इज 1 डायमेंशन मोशन। गलत बात है, 1 डायमेंशन मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो बात क्या है भाई कुल मिला के, पहले तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, क्योंकि आप भूल जाएंगे, लिख लो। हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, या आप लोग डायमेंशन कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं। पहले लिख लो मोशन ऑफ ए बॉडी
मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। आप लोग स्ट्रेट लाइन फुल वर्ड में लिखो, ऐसे ऐसे मत लिखना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इधर डायरेक्टली सेंटेंस में बोल रहा, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन हुआ तो इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल, क्या हो गया भाई, वन डायमेंशनल मोशन। इस बात को हम लोग समझते हैं बारी बारी में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ द बॉडी स्ट्रेट लाइन। इस वर्ड को देखो, इस कॉल्ड वन डायमेंशन, यानी कि 1D मोशन। बोल इधर तो डायरेक्ट बोलते हैं, हर जगह पढ़ाते भी यही है। कोई मोशन, किसका मोशन, बॉडी का मोशन, स्ट्रेट लाइन तक गया, स्ट्रेट लाइन में गया तो 1D होगा। ऐसा नहीं जरूरी है, कभी ऐसा नहीं भी है। मैं बहुत सा मोशन दिखाऊंगा जो स्ट्रेट लाइन में है लेकिन 1D नहीं है, ठीक है। तो इससे बेहतर आप लोग ये लिख सकते हो, लेकिन किताब में जो है वही लिखना। वैसे तो IIT वाले को लिखना नहीं है, बोर्ड वालों के लिए बोल रहा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन 1D मोशन स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये बात तो जाहिर सा है, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन ही है। अरे भाई ये एक्सिस में जा रहा है, 1D है, यानी कि एक एक्सिस में ही जाना पड़ेगा, या उसका पैरेलल जेड एक्सिस में ही जाना पड़ेगा, या उसका पैरेलल, या वाई एक्सिस में, ठीक है। अब घूम जाएगा तो क्या होगा भाई, मान लो एक लाइन ऐसे जा रहा, फिर अचानक घूम गया, इसमें तो 2 डायमेंशन आ ही गया, इसमें तो 2 डायमेंशन आ ही गया भाई। इधर दिखाता हूं, लेकिन 3 बार नहीं घूमा, ठीक है। पहले तो भाई ये बॉडी पार्टिकल्स इधर से इधर गया, फिर टर्निंग मार के इधर से इधर चला गया, तो 2 डायमेंशनल होगा। लेकिन इसके लिए भी x या y, या y और z, या x और z किसी 2 काम में आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल, अगर कोई पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो क्या होगा, इस पोजीशन में इसका डायरेक्शन क्या है, आप बोलोगे ये वाला। इस पोजीशन में इसका डायरेक्शन क्या है, आप बोलोगे ये वाला। इस पोजीशन में क्या है, ये वाला। इस पोजीशन में क्या है, ये वाला। तो डायरेक्शन क्या हुआ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, यानी कि दिस इज 2D डायमेंशनल। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ऐसे होगा तो इस पॉइंट में तो ऐसे हो गया है, कौन सा डायरेक्शन में बता रहा, वहीं पर ही मैं आपको बोला कि 1D स्ट्रेट लाइन मतलब 1D डायमेंशन नहीं हो सकता। इस बात को मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग गौर से देखो क्यों नहीं हो सकता। मान लो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, इधर एक बॉडी है आपका, इधर एक बॉडी है आपका। आप इस बॉडी को टंग करके मारा इधर, ये बॉडी इधर जाके रुक गया, तो किधर गया भाई, डायरेक्शन इधर। ये क्या मोशन दिख रहा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा है। कोई मुझे बता सकते हैं कितना डायमेंशन में है, आप बोलोगे हाँ सर मैं बता सकता हूँ। इसका 2 कंपोनेंट आ जाएगा, इसलिए मैं वेक्टर पहले पढ़ाया। तुम लोग बोल रहे थे ना वेक्टर में क्यों पढ़ाया था। मान लो ये एंगल थीटा क्या हुआ है, ये है आर वेक्टर, तो क्या होता है इधर आर कॉस थीटा, और जिधर थीटा जुड़ा नहीं है उधर क्या होते हैं आर साइन थीटा, याद है। इसको कहते हैं आर का एक कंपोनेंट, मान लेता हूं आर एक्स, इसको कहते हैं आर वाई। तो ये 2 एक्सिस में आ रहा ना, आर का एक कंपोनेंट इधर आर एक्स 1 डायमेंशन, आर वाई जो खाली वाई से जा रहा, आर वाई वाई डायमेंशन। लेकिन आर क्या है, आर तो सम है ना, आर तो प्लस है ना, आर तो प्लस है आर एक्स और आर वाई का, इसमें एक्स भी आ रहा वाई में आ रहा, स्ट्रेट लाइन मोशन है, फिर भी 2 डायमेंशन आ रहा। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप फील कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन है फिर भी 2 डायमेंशन है, यानी कि इधर जो लिखा है हमेशा फॉलो नहीं होगा। हाँ 1 डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन मतलब 1 डायमेंशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
इधर इधर कोई बोलते हैं नहीं सर मैं कॉस से लिखूंगा, तब इस एंगल को अल्फा मान लो, तब हम लोग क्या लिखेंगे इसको आर कॉस अल्फा। चलो फैन चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, आस्ते आवाज मत करो, डिस्टर्ब हो रहा। बोलो बात समझिए और नहीं समझिए इतना बहुत गर्म लग रहा, फैन चला दिया मैं, ठीक है सुनाई दे रहा है ना। चलो मैं इसको लगा लेता हूँ, रुक जाओ थोड़ा बहुत। चलो सही है, चलो सही है। अच्छा कैमरा को थोड़ा ठीक कर दो, कैमरा नीचे कुछ झुक गया है। मैं अकेला ही शूट करता हूँ, अकेला एडिट करता हूँ, अकेले ही डबिंग करता हूँ, अकेला ही सब कुछ करता हूँ। वन मैन एडुकेटर HD। कभी कभी तो लगता है अपनी भगवान। ठीक है बात समझिए। इसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट ही चल रहा है। ये किसके लिए था, ये था 1 डायमेंशन के लिए। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, 2 डायमेंशन किसको कहते हैं, 2 डायमेंशन क्या कहते हैं। आप लोग डेफिनेशन तो कुछ मत करना, मोशन ऑफ योर बॉडी इन प्लेन कर देना। क्या है प्लेन में है, 2 डायमेंशन कभी स्पेस में नहीं हो सकता, प्लेन में ही होगा, यानी कि फ्लोर में होगा, यानी कि वॉल में होगा, या तो इस वॉल में होगा, या तो उस चेयर में होगा, इधर होगा या उधर होगा, चाहे होगा यह करूँ चाहे मैं वो करूँ, लेकिन स्पेस में नहीं हो सकता। स्पेस में होगा तो 3D कॉन्सेप्ट आ जाती है, प्लेन में होगा क्योंकि प्लेन में ही तो 2 डायरेक्शन है। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड में नहीं है, जेड बाहर आ जाओगे तो जेड आ जाएगा, तो प्लेन में ही होगा। तो पूरा सेम टू सेम एक डेफिनेशन अगर याद कर लोगे, याद करने करोगे, समझ के लिखोगे तो दूसरा डेफिनेशन होगा। देखो मैं इसको देख के ही लिख रहा हूँ, ठीक है। मोशन ऑफ ए बॉडी, इसको देख के फिर क्या लिखूंगा, इन ए, इधर स्ट्रेट लाइन था, इधर क्या लिखूंगा प्लेन, इधर क्या लिख लो प्लेन लिख लो, अंडरलाइन कर दो, इधर स्ट्रेट लाइन का अंदर अंडरलाइन किया था। इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन यानी कि 2D। बोलो बात समझो, यानी कि 2D। अरे सर 3D कब आएगा सर, 3D में बहुत इंटरेस्टेड है तो क्लास 12 का मैथ कर लो, 3D भी आ जाएगा। धूम 2 ठीक है। चलो अब बात हो गया 3D। अब 3D का बात करते हैं, कहाँ है भाई डस्टर, कहाँ है, इधर ही हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। अब जो स्पेस में है, जो स्पेस में चल रहा, पहले हम ऐसे किया, फिर हम ऐसे किया, फिर हम ऐसे किया, या हम जैसे ऐसे करके घूम रहा, ठीक है। तो उसको जिसमें एक्स एक्सिस भी काम में आए, वाई एक्सिस भी काम में आए, जेड एक्सिस भी काम में आए। अब बात आती है क्या सर इधर भी स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशन हो सकता है, तो हो सकता है। कैसे, अब मान लो कि ये क्या है एक्स एक्सिस, बोट का है जो लेंथ है एक्स एक्सिस, इमेजिन करो बोट का जो इधर से इधर जा रहा एक्स एक्सिस, इधर से इधर वाई, और ये वाला जा रहा जेड एक्सिस। कहाँ है भाई जेड को कौन हटा दिया इधर से, ठीक है, ये हो गया जेड एक्सिस। अब ऐसा लाइन, ऐसा एक लाइन आ रहा टेढ़ा करके, किसका 2 कंपोनेंट होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा। जेड एक्सिस तो ये वाला है, जेड एक्सिस ये नहीं, ये तो मैं ड्राइंग किया, ऐसे तो मैं बाहर से कैसे ड्राइंग करूँ, ऐसा क्या बाहर में ऐसे, अभी 3D बोर्ड तो है नहीं, गरीब इंसान हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा जेड एक्सिस, ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। बात आपको समझ में आ जाएगा, जिसके बारे में भूल जाओ उसको मैं कवर कर देता हूँ, ये है जेड एक्सिस। अब इधर से एक मोशन इधर हुआ, मतलब ये वाला लाइन हुआ, देखो ये वाला लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया, वाई के साथ एक एंगल बनाया, जेड के साथ एक एंगल बनाया। मान लो एक्स के साथ अल्फा बनाया, वाई के साथ बीटा बनाया, जेड के साथ। इस लाइन को हम लोग ऐसे ही खींच देते हैं फिलहाल, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं किया, यह ऐसे मान लो आर है। हम वेक्टर में सीख लिया, एक्स से एंगल किया अल्फा, वाई से एंगल किया बीटा,
जेड से, यानी कि इधर से ये वाला एंगल, अब एबी बाहर से एंगल आ रहा, इसको तो मैं ड्राइंग नहीं कर सकता, ऐसे करके लिख दे रहा, इससे एंगल किया गामा। तो आर का डायरेक्शन इधर भी होगा, क्या होगा बताओ, जिधर थीटा चिपका हुआ है उधर कॉस जोड़ दो, आर कॉस अल्फा, इधर क्या होगा आर कॉस बीटा, इधर क्या होगा आर कॉस गामा। बोलो बात समझे हो कि नहीं समझे? तो हो गया ना 3 डायमेंशन। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा आर कॉस अल्फा क्या है, आर कॉस अल्फा लेकिन 1 डायमेंशन है, स्ट्रेट लाइन है और देखो एक्स में ही जा रहा है, तो ये 1 डायमेंशन है। ये भी अलग देखोगे तो 1 डायमेंशन है, ये भी अलग देखोगे तो 1 डायमेंशन है, बट आर इज 3 डायमेंशनल। व्हाई? बिकॉज आर इज आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। अब आर एक्स मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड आर एक्स, दिस इज कॉल्ड आर वाई, दिस इज कॉल्ड आर जेड। बोलो बात समझिए अब। तो अब डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, कहाँ लिखते हैं भाई, कुछ नहीं करेंगे, 2 डेफिनेशन दिखा, इसका दिखाऊंगा नहीं। पहला वाला में स्ट्रेट लाइन लिखा, दूसरा में प्लेन लिखा, तीसरा में क्या करोगे, स्पेस लिखोगे, स्पेस, तीसरा में स्पेस लिखोगे, यानी कि हवा में, वॉल्यूम वाला पार्ट में, ठीक है। बाकी सेम टू सेम इधर रहेगा, कोई दिक्कत इधर नहीं है। बोलो बात समझो कि नहीं समझो? अब तुम लोग बोलोगे सर, अच्छा पहले इस चीज को अच्छे सेंटेंस में लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। अभी देखो, अभी मैं आपको टीच कर रहा, पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बात बहुत इजी लग रहा है, समझ जा रहे हो, लेकिन क्या होते हैं ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट जब हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं ना, हम लोग पजल हो जाते हैं भाई, कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या नहीं हो रहा। तो इस बेहतर है कि आप लोग नोट बना के लिख लो, जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा आपको टाइम दूंगा, उस टाइम के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करोगे, नोट सामने रहना चाहिए, नोट देखोगे हाँ सर इस कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो इसको आपको बात ध्यान पर रखना पड़ेगा। क्लियर है? ऑफ। तो नंबर 1 दिया था जिसमें 1D का डेफिनेशन देखा, 2D का डेफिनेशन देखा, 3D का डेफिनेशन देखा। अब तो नंबर 2 में पहले 1D के बारे में शॉर्ट में कुछ लिख लेते हैं, शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में, जस्ट इन 1 सेंटेंस में हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे सर, जो कहा वही लिखेंगे। When only one coordinate of the position of a body change with time, comma, it is called one dimension मोशन। इस बात को समझते हैं आप, इस बात को आप समझते हैं? क्या लिखा है इधर, ओनली 1 कोऑर्डिनेट, इसको अंडरलाइन करो, इज कॉल्ड 1 डायमेंशन। मैं क्या बोला, हमेशा स्ट्रेट लाइन को 1D डायमेंशन नहीं कहती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन को 1 डायमेंशनल मोशन नहीं कहती। जो ओनली x से जाएगा या ओनली y से जाएगा या ओनली z से जाएगा, यानी कि किसी एक से जाएगा, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट रहेगा एक, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसलिए तो बोलते हैं 3D कोऑर्डिनेट। उसका कोऑर्डिनेट नंबर 1 रहेगा, या तो x एक्सिस या तो y एक्सिस या तो z एक्सिस, उसको रेफरेंस बना के, अभी रेफरेंस का मतलब समझाया था ना, उसको रेफरेंस बना के इसका मोशन होगा विथ टाइम पासेस, जितना टाइम जाएगा, ठीक है, बात समझे हो? किसी एक से एक्सिस में होगा, जितना टाइम जाएगा उसका रेफरेंस होगा एक ही एक्सिस, एक्स वाई जेड कोई भी, लेकिन होगा एक, जितना टाइम जाएगा उस रेफरेंस को निर्भर करके उसका मोशन होगा, उस टाइप का मोशन को कहते हैं 1D डायमेंशन। तो 2D डायमेंशन खुद डेफिनेशन लिख सकते हो, जो इस बात को समझ जाओगे वो 2D डायमेंशन खुद लिख सकते हो, खाली इसको चेंज कर दो, 1 डायमेंशन के जगह में क्या लिखोगे,
टू डायमेंशन, बोलो बात समझो। वन डायमेंशन के जगह में टू डायमेंशन, यानी कि जिसमें एक्स और वाई रहेगा, या एक्स और जेड रहेगा, या वाई और जेड रहेगा। ठीक है। और 3D में क्या लिखोगे, सेम डेफिनेशन होगा, इधर लिख लो 3 डायमेंशन, इधर कर देना 3 डायमेंशन, बोलो बात समझे हो कि नहीं समझे। अब एग्जाम्पल का बात करेंगे। ये हो गया 2 नंबर का पॉइंट, तीनों का ही 2 नंबर, मतलब 2 नंबर में 3 डेफिनेशन ही है। अगर हम लोग 3 नंबर का बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल का, जैसा 1D में मोशन ऑफ ए बास इन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ ए बास इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो पहला वाला डेफिनेशन में बोला। फोन नंबर क्या है, रोटेशनल मोशन, कुछ दिन बाद ये चैप्टर भी पढ़ोगे, एक अलग चैप्टर होते हैं रोटेशनल मोशन के, जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, एक चैप्टर भी होते हैं, हम पढ़ाएंगे। गोल गोल घूमना, बोलो ना, कोई रोटेट कर रहा मतलब 2D डायमेंशन है। इधर क्या है डायरेक्शन, इधर क्या है, इधर देखिए एक सर हुआ। ठीक है, ये बायोलॉजी का साइन नहीं है, वो सब मत समझो इधर। ठीक है। आज स्पेस का क्या है जो खत्म हो रहा है कभी लाइफ में, काइट्स या जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इसको कहते हैं पेस्ट। ठीक है। बर्ड्स का मोशन, बर्ड्स तो ये सब होते हैं, बहुत एग्जाम्पल है। एरोप्लेन, ये होते हैं 3D मोशन। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं दूसरा तरह के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इतना कैलकुलेशन हम थोड़ी ना सोचेंगे, हम लोग इतना दुनिया भर का खिचड़ी नहीं लाएंगे सब ड्राइंग करके। हम लोग बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कि बुक में भी बहुत कम समझाते हैं, क्योंकि मैं आपको वेक्टर सिखाता हूँ। सबसे पहले ये चैप्टर होते हैं, फिर 2D मोशन होते हैं, फिर वेक्टर होते हैं। लेकिन मैं वेक्टर आपको पहले सिखाया, क्यों सिखाया, मैं बार बार बोला था, वेक्टर ऐसा चैप्टर है, पूरा फिजिक्स आप नहीं कर सकते हो वेक्टर को छोड़ के। अब मान लो क्या बोला, 1 डायमेंशन या तो एक्स एक्सिस में होगा, या तो वाई एक्सिस में होगा, या तो जेड एक्सिस में होगा, मतलब तीनों में से कोई एक एक्सिस में होगा, 1 कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि इसका वैल्यू मान लो है 5। अगर 1 डायमेंशनल हुआ तो 5i कैप होगा, या 5j कैप होगा, या ए वेक्टर इक्वल टू 5j कैप होगा, या 5k कैप होगा। ठीक है, ये सब हो सकता है। तो ये चीज़ अगर आप डायरेक्ट देखेंगे समझ जाएंगे कि ये 1 डायमेंशन है, क्योंकि एक ही ऑर्थोगोनल यूनिट है। हैव ओनली 1 ऑर्थोगोनल यूनिट, हैव ओनली 1 ऑर्थोगोनल यूनिट, हैव ओनली 1। अगर आपको मान लो ऐसा दे दिया, आप बताओ क्या है 1 डायमेंशन है या नहीं, खुद बताओ। तो आप बोलोगे नहीं सर ये 1 डायमेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ऑर्थोगोनल है। इसमें हैव 2 ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यानी कि ये क्या है, खुद बोल दो, आई और जे है, यानी कि 2 डायमेंशनल है। मान लो ऐसे दिया है, ए इक्वल टू 2i कैप 5k कैप, ये क्या है, आप बोलोगे इसमें भी 2 डायमेंशनल है, यानी कि 2D। मान लो ऐसा है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, कितना डायमेंशन है, 3 है, यानी कि 3D। सबसे आसान चीज़ है पहचानने का। ठीक है। तो वेक्टर मेथड इज द इजी मेथड टू फाइंडिंग व्हिच काइंड ऑफ मोशन यू विल द सीन इन एग्जाम पेपर नीट IIT JEE। ठीक है, बात क्लियर है, इतना तो समझ चुके हो। ये था हम लोगों का डायमेंशन कॉन्सेप्ट, या बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। अब हेडिंग लगाओ आप लोग, पॉइंट चार्ज। मैं वीडियो को 1 मिनट 1 सेकेंड, मिनट नहीं पॉज करता हूँ, क्योंकि थोड़ा इंक भरना है हमें। ठीक है, थोड़ा इंक भर लो 1 सेकेंड, वैसे 1 सेकेंड नहीं लगेगा तो 10-15 सेकेंड, लेकिन आपके लिए 1 सेकेंड। ठीक है, पॉज करता हूँ।
चलो मैं आ चुका हूँ, अब आप लोग हेडिंग लगाओ, द पॉइंट मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं आपको पढ़ाया था पॉइंट चार्ज, इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट मास। सिमिलरली कॉन्सेप्ट बट डिफरेंट लॉजिक, डिफरेंट एस्टेब्लिशिंग कॉन्सेप्ट बाय एसटी। आपके पास कोई एक मैटर है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है, किसी भी शेप का एक बॉडी है। इस बॉडी को हथौड़ी लेके तोड़ो, 2.5 किलो का हाथ लेके तोड़ो, 2.5 किलो का हाथ जिसका ऊपर उठ जाता है ना, वो उड़ता नहीं, वो उड़ जाता है। ठीक है, ये है 2.5 किलो का हाथ, हथौड़ा जिससे तुम उसको छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ दिया, छोटा छोटा पार्टिकल्स में आप तोड़ दिए। फिर भी आपको बोलना कि ये और भी छोटा हो सकता है। फिर छोटा छोटा पार्टिकल बाहर आया, इस छोटा छोटा पार्टिकल को फिर तोड़ा, फिर छोटा छोटा पार्टिकल मिला और छोटा छोटा मिला। मेरे छोटे छोटे सपने, सपनों में गीत गीतों में जिंदगी। शायद इस बार गाना गा रहे हो। फिर लाल वाला पार्टिकल मिला, इसको भी बहुत छोटा किया, ब्लू पार्टिकल्स मिला आपको। ठीक है, अब इस ब्लू पार्टिकल जो है इसको और आप तोड़ नहीं सकते, इसको आप और तोड़ नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है, तोड़ तो आप सकते ही हो। फिजिक्स में थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है कि हम इसको और तोड़ नहीं सकते। कब तोड़ नहीं सकते, सवाल आता है। जब तोड़ नहीं सकते कुछ कंडीशन होती है। कब तोड़ नहीं सकते? जब इसका कोई डायमेंशन ही नहीं रहेगा, यानी कि नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। अब ये वाला बात किसी को हजम नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? हर एक चीज़ का कोई ना कोई डायमेंशन होते हैं। सर ये वाला चीज़ का ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ यानी कि वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। मान लो इसको, मान लो जेड एक्सिस, जेड को हाइट मानते हैं ना आप लोग, कुछ भी मानो, मानने का तो हम कुछ भी मान सकते हैं भाई। अपने शादी के दिन में मैं तुम्हारा शादी भी मान सकता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं लेंथ एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं ये वाला पोर्शन को वाई एक्सिस ब्रेथ, ये वाला को हाइट, यानी कि 3D फिगर है। ये डायरी भी 3D फिगर है, लेकिन इस डायरी का अगर एक पेज ले लूँ, ये पेज 2D फिगर है, इसका लेंथ है और ब्रेथ है, हाइट नहीं है। एनीवेज, तो कुछ ना कुछ तो डायमेंशन है, जितना भी छोटा करो कुछ ना कुछ तो डायमेंशन है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा एज्यूम्शन किया जा रहा कि नो डायमेंशन, एज्यूम्शन नो डायमेंशन। ठीक है, जब आपका पार्टिकल्स का जो छोटा सा पार्टिकल्स रहेगा उसका कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ये डिस्क्राइब कैसे होगा सर? डायमेंशन तो नहीं है, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी है। पहले वाला एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, सुन लो मेरे बात, थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत छोटा है। लेकिन है तो कुछ है, कुछ है, कुछ है मतलब जिसका मास है और पोजीशन है। क्या कहते हैं उसको? जिसका कुछ अमाउंट मास होते हैं और जो कुछ स्थान दखल करते हैं, कुछ पोजीशन, यानी कि इट्स डिस्क्राइब बाय, दूसरा कंडीशन, इट्स डिस्क्राइब्ड बाय मास एंड पोजीशन, मास एंड पोजीशन। ये प्रैक्टिकली भी होते हैं, ये सच में है, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मास होते हैं, कुछ ना कुछ पोजीशन होते हैं। मास तो होगा ही होगा, हाँ, अन्यथा लाइट का स्पीड में चल गया तो मास नहीं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी का बात नहीं है, जब पढ़ेंगे। मैं क्लास 12 का डोयल नेचर पढ़ा रहा हूँ, लॉक किया हुआ है प्राइवेट सेक्शन में, उधर आप देख सकते हो। तो मतलब जो लोग क्लास 12 का एडमिशन लिया है वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, इट डिस्क्राइब बाय मास एंड पोजीशन। तो बेसिकली ये दो कंडीशन है, अगर होल्ड करेगा तो उसको आप कहोगे, क्या कहोगे सर? इसको हम कहोगे पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं, पॉइंट मास। आगे का बात आगे बता रहा हूँ, पहले तो इतना दूर लिख लो। तो लिखिए क्या सर, लिखिए क्या,
सबसे पहले में हम लोग क्या क्या किया, छोटा छोटा किया। छोटा छोटा यूनिट क्या है, छोटा छोटा यूनिट ये होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका, इस मैटर का। तो क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल्स या ऑफ मैटर विथ जीरो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है, कंडीशन नंबर 1, विथ जीरो डायमेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जीरो डायमेंशन, जीरो नहीं सर, सर जीरो होते प्रोनाउंस ठीक कीजिए सर, जी सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो भी IIT, ये प्रोनाउंस नहीं जानते हैं, आ गया कहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। The smallest particle of matter with zero dimension, which can be described by its mass and position. Mass and position is defined as a point mass particle, पॉइंट मास पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट मास चार्ज या पॉइंट चार्ज, इधर हम लोग पॉइंट मास पार्टिकल या पॉइंट मास इसको कहते हैं। बोले इस बात को आप कितना दूर समझेगा, इस बात को मैं रीडिंग कर देता हूँ क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग आप लोगों को पता ही है। सिंधु सभ्यता, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बेटर हैंडराइटिंग देन मी, ठीक है। उसका इंस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं लेकिन मेरा इंस्क्रिप्शन पढ़ नहीं सकते, हाँ ठीक है। तो मैं रीडिंग कर देता, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विद जीरो डायमेंशन which can be described by its mass and position is defined as a particle, ठीक है। अब इस पॉइंट मास को हम लोग बनाएंगे कैसे? सर मैं इतना बड़ा अंडा लेके आया, क्या है पॉइंट मास नहीं हो सकता? पॉइंट मास मतलब क्या हमेशा छोटा ही होना है? क्या एक अंडा लाया, ये जो अर्थ है, अर्थ अराउंडिंग द सन, सूरज का चार पास अर्थ घूम रहा, ये जो अर्थ को पॉइंट मास बोल सकते हैं? तो उसका जवाब होगा हाँ बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं, ठीक है, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसको कैसे बोल सकते हैं सर, इतना बड़ा है तो उसको तो हम कैसे बोलेंगे? तो पॉइंट मास उस हिसाब से काउंट नहीं होता, दूसरे हिसाब से काउंट होता है, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लो, इफ द साइज ऑफ ए बॉडी इज नेग्लिजिबल, if the size of body is negligible in the comparison to the range of motion, यानी कि मतलब क्या है सर? देखो भाई सीधा सीधा बात यह है कि मैं आपको अभी तक स्पीड वेलोसिटी नहीं पढ़ाया क्योंकि वो अभी बाद में है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। सब चीज़ 2 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं, मेरा ऑलरेडी 55 मिनट हो चुका है। मोशन का रेंज मतलब बहुत हाई मोशन में है, बहुत हाई मोशन में है, बहुत स्पीड है, बहुत वेलोसिटी है, बाद में बोलूँगा स्पीड क्या है, अभी सुन लो बहुत हाई मोशन। मेरा बाल डिस्टर्ब कर रहा, मुझको पढ़ाने नहीं दे रहा, चलो ठीक है, शक्ति कपूर लग रहा, हिंदी सिनेमा का लगा, चलो सही है। हाँ बहुत मोशन में है, उस मोशन का अकॉर्डिंग, उस मोशन से का अकॉर्डिंग अगर मास बहुत नेग्लिजिबल हुआ तो
मास बहुत निग्लेजेबल हुआ तो तब इसको हम लोग पॉइंट मास बोल सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब मान लो किसी का मोशन है, मान लो बहुत मोशन है 259 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 259 किलोमीटर जाते हैं, यानी कि आप लगभग हावड़ा टू भुवनेश्वर तक पहुंच जाओगे। हावड़ा टू भुवनेश्वर एक सेकंड में पहुंच जाओगे, जो प्लेन में भी नहीं पहुंच सकोगे। मान लो, कल्पना कर लो, पहुंच जाओगे। आपका वेट है मान लो 47 kg। अब बात है भाई, इस रेंज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसका मास बहुत ही कम है। इस रेंज में तो पहला बात आप जा नहीं सकते कभी, अगर चल भी गए तो इसका अकॉर्डिंग आपका मास बोल देगा पॉइंट मास, आपका मास हो जाएगा पॉइंट मास। वही मैं लिखा इफ द साइज ऑफ बॉडी, अगर आपका साइज रेंज के अकॉर्डिंग छोटा हो गया तो आप बोलोगे नहीं ये भी पॉइंट मास है। जैसे कि ये क्या है, मेरे चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी सपनों की तरह है तू। ये है सूरज, ये है एक अंडा। अंडा मतलब हाइपरबोला होते हैं ना, जिसमें अर्थ घूमते हैं, ये है अर्थ। अर्थ तो बहुत बड़ा होते हैं, लेकिन आपको वो भी नहीं पता अर्थ का रेडियस कितना होते हैं, 6400 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, अब ये बहुत मोशन से घूमते हैं, किस मोशन के अकॉर्डिंग इसको पॉइंट मास माना जाएगा? बोलो, बात समझे हो कि नहीं समझे हो? इसका अकॉर्डिंग यानी कि द मोशन ऑफ प्लैनेटरी, कोई भी प्लैनेट, अर्थ बोल के नहीं, कोई भी प्लैनेट का मोशन के अकॉर्डिंग वो पॉइंट मास ही होती है। तो क्या लिखेंगे? द मोशन ऑफ प्लैनेटरी अराउंड द सन, अगर किसी मोशन प्लैनेटरी का अराउंड द सन, उसी टाइम में उस प्लैनेट को पॉइंट मास कहा जाएगा, पॉइंट मास कहा जाएगा। बोलो, फिर से मैं रीडिंग कर दूं, न लिख पाओगे? ठीक है, बोलो समझे हो कि नहीं समझे हो? सिमिलरली एक बात बोला है, किसी बॉडी को मैं छोटा छोटा करूंगा तो क्या मिलेगा? पॉइंट मास मिलेगा। तो ये क्या है एक्चुअली? ये पॉइंट मास का एडिशन है। सिमिलरली पॉइंट मास को मैं ऐड करते 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 जाऊंगा तो बॉडी मिलेगा। इसको मैं छोटा छोटा करके छोटा छोटा पार्ट बनाया, अब छोटा छोटा पार्ट मिलके तो एक बॉडी बना तो पॉइंट मास को ऐड करके इतना बड़ा बॉडी बना ना। अर्थ का बात कर रहा है, यानी कि पॉइंट मास प्लस पॉइंट मास ऐसे करके हो रहा है। यानी कि मैं बात कर रहा, मान लो पॉइंट मास है m1 प्लस m2 डॉट डॉट ऐसे चलो, बहुत पॉइंट है, ऐड करके हो गया कैपिटल M, जो कि अर्थ का मास। तो इधर पॉइंट मास क्या होगा? कैपिटल M होगा। ठीक है, तो ये था पॉइंट मास का कुछ लेक्चर, और कुछ नहीं है इसमें। चलो आप लोग पढ़ते रहो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हालांकि दो सेंटेंस में, दो डेफिनेशन में खत्म हो जाते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। मेरा सर्दी हो गया, बुरा मत मान लो, मैं आपको समझाऊंगा इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है, ओरिजिनल इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, वो मैं समझाऊंगा विस्तार से। देखने के लिए मैं कभी बोलता नहीं, आपका इच्छा सब्सक्राइब करो या ना करो, व्हाट एवर मैन कैन डू इट, बट डोंट ट्रैवल योर माता पिता एंड भारत माता। नमस्कार, ऑसम।